भारत का क्षेत्रीय विस्तार जो टॉपिक चल रहा था उसमें आज हम लोग देखेंगे भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। हम लोग इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि भारत के पड़ोस में कौन कौन सा देश है, भारत की दुनिया में कहाँ स्थिति है, मैं कहाँ बसा है भारत। फिर हम लोग पढ़े थे कि भारत के पड़ोस में जो देश है कौन कौन सा देश भारत से सीमा लगाती है और भारत के किन किन राज्यों से सीमा लगाती है, ये सब पढ़ लिए थे। भारत के आस पड़ोस कौन कौन से जल का क्षेत्र है, उस जल के क्षेत्र को पढ़ लिए थे, ठीक है ना। और उस जल के क्षेत्र में और भी हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे जब हम जल के बारे में सिर्फ हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे महासागर सागर के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम आज पढ़ना है कि भारत की जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है। भारत के क्षेत्रीय विस्तार में आज जो हमारा टॉपिक है क्या है, भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। आज हमारा जो टॉपिक है भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। आज जो हमारा टॉपिक क्या है, भारत का अक्षांश एवं क्षेत्र अक्षांशीय, या इसको मैं एक मिनट इसको मेन टॉपिक पहले दे देते हैं उसके बाद। भारत का क्षेत्रीय विस्तार, इसमें आज हम क्या पढ़े, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। आज हम लोग क्या देखेंगे, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। आज हम इसे पढ़ेंगे। देखिए, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कहने का मतलब है भारत जो है किन अक्षांशों के बीच या किन देशांतरों के बीच स्थित है। भारत जो है किन अक्षांशों के बीच और किन देशांतरों के बीच स्थित है, इसी के बारे में क्या आज हम जानेंगे। तो पहले इससे जान अक्षांश और अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि भारत का अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, अक्षांशीय रेखा क्या है और देशांतरीय रेखा क्या है। पहले हम लोग क्या जानेंगे, अक्षांशीय रेखा क्या है और देशांतरीय रेखा क्या है। तो आज हम देखते हैं, पहले अक्षांश जान लेते हैं। पहले क्या जानते हैं, अक्षांश जानते हैं। ये देखिए, इधर देख लेते हैं। देखिए, अक्षांश 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 किसे कहते हैं। तो अक्षांश कहने का मतलब है कि पृथ्वी पे निर्धारित किया गया वह काल्पनिक क्षैतिज रेखा, ठीक है। पृथ्वी पे निर्धारित किया गया वह काल्पनिक क्षैतिज रेखा जो दुनिया के मौसम को बतलाती है। जो क्या है, दुनिया के मौसम या फिर जो दुनिया के तापमान को मतलब कि विभाजित करती है। कहने का मतलब है पूरी पृथ्वी पे काल्पनिक रूप से बिछाई गई या फिर काल्पनिक रूप से मानी गई वैसी रेखा, वैसी क्षैतिज रेखा जो क्या है कि पूरी दुनिया को विभिन्न तापमानों में क्या कहती है, विभाजित करती है। तापमानों में विभाजित करने का मतलब क्या है कि अक्षांशीय रेखा जो है बतलाती है कि इस अक्षांश पे तापमान कितना है और उस अक्षांश पे तापमान कितना है। जैसे बतलाएं तो आपको समझ में आएगा। तो अभी बस इतना समझिए, अक्षांशीय रेखा क्या है। अक्षांशीय रेखा पृथ्वी पे काल्पनिक रूप से मानी गई क्या है, क्षैतिज रेखा। पृथ्वी पे काल्पनिक रूप से मानी गई क्या है, एक क्षैतिज रेखा है जो पृथ्वी के विभिन्न तापमानों को निर्धारित करती है। जो पृथ्वी पे क्या कहती है, विभिन्न जगह के विभिन्न तापमानों को क्या कहती है, निर्धारित करती है। अब देखिए, तो जैसे देखते हैं यहाँ पर पृथ्वी जैसी आकृति ले लेते हैं। ये क्या होगा, पृथ्वी जैसी आकृति होगी।
अब जब हम इसमें देखेंगे तो इसमें हम क्या देखते हैं, अक्षांशीय रेखा देखते हैं। तो पहले आप लोग सुने होंगे कि पृथ्वी में क्या होता है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा होती है जिसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच क्या होती है, एक रेखा होती है जिसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले जो अक्षांशीय रेखा पहला आता है कौन, भूमध्य रेखा। ये जो रेखा है, रेखा क्या है, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। ये क्या है, आपका भूमध्य रेखा है। ये क्या है, भूमध्य रेखा। जो ये क्या है, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। इस रेखा जो है, यह रेखा कितने डिग्री पे स्थित है, इसे ये जो है 0 डिग्री पे स्थित है। ये जो भूमध्य रेखा किस पे स्थित है, तो पृथ्वी के 0 डिग्री पे स्थित है, ठीक है ना। अब देखिए जो भूमध्य रेखा का जो पहले देखे थे कौन कौन सा रेखा, मेन प्रमुख जो रेखा है उसको बारे में जानते हैं। फिर देखिए इसके ऊपर आता है हमारा कर्क रेखा। इसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा। इसका नाम क्या है, कर्क रेखा। अभी जो कर्क रेखा है कितने डिग्री पे है, तो 23.5 डिग्री। ये कितना पे है, ये 23.5 डिग्री पे है। जब उसके ऊपर आते हैं 66 डिग्री पे, इसे क्या कहते हैं, आर्कटिक द्वीप। आर्कटिक वृत्त है। ये जो आर्कटिक वृत्त है ये कितने पर है, ये जो है 66.5 डिग्री पे है। ये कितने में, 66.5 डिग्री पे। अब जब उसके बाद क्या आता है, तो आता है यहाँ ध्रुव आता है, पोल, जिसे क्या कहते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का ध्रुव क्या है, कुछ धंसा हुआ है, कहीं तो पढ़े होंगे। बना मान लेते हैं कि जो धंसा हुआ भाग है इसी को क्या कहेंगे हम, ध्रुव कहेंगे। देखिए इतना आर्कटिक वृत्त हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। इसे क्या कहेंगे हम, उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव कहेंगे। अब जैसे हम ऊपर गए हैं, ठीक है ना, ये आपका भूमध्य रेखा है, ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका क्या है, आर्कटिक वृत्त है। उसी तरह से हम नीचे की ओर आएंगे। तो नीचे की ओर आते हैं तो हमें मिलता है क्या, मकर रेखा। मकर रेखा जो क्या है 23.5 डिग्री पे है। अब देखिए इसको लिखते हैं, ये ऐसे आप देखे होंगे 27 डिग्री, 23 डिग्री, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा 27 डिग्री पे केवल। क्योंकि देखिए जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इससे ऊपर जाते हैं तो उत्तर की ओर जाएंगे, इससे नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश लिखेंगे इसको। इसको लिखेंगे शायद, इसको भी उत्तरी अक्षांश। इसको क्या लिखेंगे, उत्तरी अक्षांश लिखेंगे। अब देखिए तो ये क्या है हमारा अक्षांश रेखा। अब देखिए इसके बारे में हम आगे आते हैं, इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। अक्षांश कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। अब देखिए एक और विदित होता है, यहाँ एक और विदित होता है, यहाँ पर मतलब रेखा होता है जिसका नाम क्या है, कि अंटार्कटिक वृत्त है। ये क्या है, अंटार्कटिक वृत्त। ये कितना है, ये भी क्या है 66 डिग्री। दक्षिण अक्षांश, ये भी क्या है 66 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ठीक है ना। अब जो हम इसको देखते हैं, अब जब हम इसको देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, एक और हो गया, जैसे उत्तर में क्या उत्तरी ध्रुव, वैसे क्या यहाँ पर होगा आपका दक्षिणी ध्रुव। वैसे क्या होगा, यहाँ पर आपका दक्षिणी ध्रुव होगा।
अब देखिए यहाँ 66 डिग्री हो गया। अब कहने का मतलब अब आप कहिएगा कि यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ 23 डिग्री है, यहाँ 66 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना डिग्री है? ये जो आता है एकदम पूरा 90 डिग्री। यहाँ पर क्या आता है? 90 डिग्री है। यहाँ पर यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि देखिए ये आपका क्या है, जो ये क्या है? क्षैतिज रेखा है। ये जो आपका रेखाएं हैं क्या है? क्षैतिज रेखा है। और जो क्षैतिज रेखा है, ये जो क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? इसी क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी पर अक्षांश कहते हैं। ये जो पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से आप जब पृथ्वी पर जहाँ ये जगह पर जाइएगा ना 37 डिग्री, 37 डिग्री पे, तो ये आपको रेखा दिखेगा नहीं। ये जो है काल्पनिक रूप से माना गया है, ये क्या आपको दिखेगा नहीं, काल्पनिक रूप से माना गया है। लेकिन ये जो 0 डिग्री है क्षैतिज रेखा, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ये जो 27 डिग्री पे उत्तरी अक्षांश में है, इसको कर्क रेखा कहेंगे। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, इसको क्या कहेंगे? आर्कटिक वृत्त कहेंगे। वैसे देखिए आते हैं दक्षिण की ओर। फिर देखिए 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है मकर रेखा। 37 डिग्री दक्षिण 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है आपका क्या? अंटार्कटिक वृत्त। और जब हम नीचे आते हैं, सबसे नीचे क्या? दक्षिणी ध्रुव है जो 90 डिग्री पे है। अब ये जो 90 डिग्री क्या है, 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री 90 डिग्री ये है। तो देखिए यहाँ से जब हम चलना चालू करते हैं तो 1-1 डिग्री पे एक रेखा रहती है। ठीक है, जैसे हम 1 डिग्री चलेंगे तो एक रेखा रहेगी, 2 डिग्री 2 रेखा, 3 डिग्री 3 रेखा, 4 डिग्री 4 रेखा। तो वैसे जब हम 0 से चलेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या 1 डिग्री हो गया। ठीक है ना। वैसे जब हम यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 डिग्री होगा, फिर यहाँ 2 डिग्री होगा, फिर यहाँ 3 डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा। ऐसे से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आने पर क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री होगा। क्या होगा? 23 डिग्री। कहने का मतलब है यहाँ के बीच में कितनी रेखाएं हैं? यहाँ 0 डिग्री और 27 डिग्री के बीच में कितनी रेखाएं हैं? तो 22 रेखाएं हैं। 0 डिग्री और 27 डिग्री के बीच में कितनी रेखाएं हैं? तो कितना रेखाएं? तो आपका क्या है? आपका 27 रेखा, नहीं कि आपका 22 रेखा है। ठीक है, इन दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? इन दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो जब दो रेखाओं को लेंगे तो इन दो रेखाओं के बीच की दूरी जो होगा, मान लेते हैं कि ये जो है, ये क्या है आपका? इधर से लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका क्या है? ये जो है 1 डिग्री है और ये जो है 2 डिग्री रेखा है। ठीक है, तो ये रेखा पहला क्या एकदम क्षैतिज है। ठीक है, एक ये आपका मान लेते हैं 1 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री वाला ये रहा होगा। ठीक है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री वाला ये वाला होगा। ये दो रेखा क्या है? दोनों एक दूसरे के क्षैतिज है, एकदम पहले है। ठीक है ना। अब क्या है इन दोनों रेखाओं के बीच में? तो इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है कितनी होती है? तो ये जो दूरी होती है क्या? 111 किलोमीटर। ठीक है, ये रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। आई जो जितनी भी क्षैतिज रेखाएं हैं, जितनी भी क्षैतिज रेखा, मान लीजिए 2 डिग्री हो गया, यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 डिग्री हो गया। ठीक है ना। फिर अगर वैसे नीचे आएंगे तो जो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर दूरी कितना होगा? तो ये भी जो दूरी होगा 111 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं, जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। और सभी जगह क्या होती है? 111 किलोमीटर में ही होती है। लेकिन आप देशांतर रेखा में आएंगे तो आपको 111 किलोमीटर मिलेगा, लेकिन सभी जगह नहीं मिलेगा, वो हम बाद में देखेंगे, देशांतर रेखा में देखेंगे। अभी देखते हैं अक्षांशीय रेखा। हमारे यहाँ कौन कौन प्रमुख अक्षांशीय रेखा है? देखो भूमध्य रेखा हो गया। ठीक, अब देखिए कितनी अक्षांशीय रेखा है। देखिए एक तो अगर भूमध्य रेखा है 0 डिग्री है, इसको लेते हैं। और एक 0 के बाद यहाँ 1 से लेकर 90 तक यहाँ हो जाएगा। फिर देखिए 1 से लेकर 90 तक यहाँ हो जाएगा। 90 क्या है? 180 हो जाएगा। 180 हो गया। उत्तरी ध्रुव में कितना है? 90 रेखा हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर क्या? उत्तरी ध्रुव में 0 के बाद देखें तो 1 के लेकर 90 तक कितना? 90 रेखा हो जाएगा। फिर देखिए दक्षिणी ध्रुव में देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव में कितना हो जाएगा? तो दक्षिणी ध्रुव में भी कितना हो जाएगा आपको? 90 रेखा हो जाएगा। फिर देखिए उत्तरी ध्रुव में 90 रेखा, दक्षिणी ध्रुव में 90 रेखा। एक देखिए एक आपका भूमध्य रेखा, एक क्या आपका? एक जो है आपका भूमध्य रेखा, एक क्या है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा कितना हो गया? अगर टोटल को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 181 रेखा। कितना रेखा हो जाएगा आपको?
181 रेखा हो जाएगा। कितना रेखा हो जाएगा आपको? 181 रेखा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखिए, ये जो 0 डिग्री है, जो हम 0 डिग्री पर जाएंगे पता है यहाँ कोई रेखा रहेगा? जब हम 0 डिग्री पे जाएंगे तो यहाँ पर कोई रेखा रहेगा? यहाँ पर तो ये क्या है, बिंदु समान है। जब हम इसको मान लेते हैं कि एक गेंदा है, एक गेंदा है, ठीक है ना, एक गेंद है, ठीक है, ठीक है। इस गेंद पे हमें क्या करना है, एक पट्टी बांधना है। चाहे तो क्या है, पट्टी बांधना है। इसको ऐसे करके हम पट्टी बांध देते हैं, ठीक है। एक यहाँ पट्टी बांध दिए, फिर इसके आगे जो है एक और पट्टी बांध देंगे ऐसे, ठीक है ना, इसके आगे। अब ऐसे कहते कहते जाएंगे तो जब यहाँ पर 0 डिग्री पे, यहाँ के 90 डिग्री पे जाएंगे तो फिर 90 डिग्री पे कोई पट्टी बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन 90 डिग्री क्या है? 90 डिग्री एक बिंदु है। 90 डिग्री क्या है? एक बिंदु है, ठीक है ना। ये जो अक्षांशीय रेखा है, अक्षांशीय रेखा कहने का मतलब है, एक रस्सी लेते हैं और इसके चारों तरफ क्या है, लपेट देते हैं, एक रेखा हो गया। दूसरी मानते हैं यहाँ पर एक रस्सी लपेट दिए, एक रेखा हो गया। इसके ऊपर आते हैं, दूसरी रेखा हो जाएगा, एक रस्सी लपेट दिए, तीसरी रेखा यहाँ। जब हम इस पॉइंट पे आएंगे तो पता है यहाँ पर जो होगा, एक गोला जब रहेगा तो पता है ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो एक बिंदु पे क्या रस्सी लपटाएगा? नहीं लपेट सकते हैं। कहने का मतलब है जो एक बिंदु है वहाँ पर कोई काल्पनिक रेखा नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ से जो ये जो 2 काल्पनिक रेखा है, एक 90 डिग्री, एक दक्षिण, एक उत्तरी ध्रुव का 90 डिग्री, एक दक्षिण ध्रुव का 90 डिग्री, दक्षिण ध्रुव का 90 डिग्री। इसको क्या कहते हैं, माइनस कर देते हैं। इसको क्या कि कोई रेखा नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री अपना देखिए, जो ध्रुव पर 90 डिग्री कोई अक्षांश रेखा नहीं, ठीक है। इस ध्रुव पर जो 90 डिग्री है ये क्या है, कोई अक्षांश रेखा नहीं है। तो जब कोई अक्षांश रेखा नहीं है तो क्या करेंगे, ये जो 181 को अक्षांश रेखा था, इसमें 181 एक अक्षांश रेखा हम पूरा निकालते हैं। इसमें से क्या करेंगे, 90 डिग्री का वो है, एक यहाँ 90 डिग्री, एक रेखा ही हो गया, एक यहाँ 90 डिग्री, 2 रेखा हो गया, ठीक है। तो 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 179, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 179 अक्षांश रेखा। ये कितना हो जाएगा, 179 अक्षांश रेखा। कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 179 अक्षांश रेखाएं। क्योंकि जो 90 था उत्तरी ध्रुव में, 90 था दक्षिण ध्रुव में, ठीक है ना। अब देखिए एक और बात होता है, इसको ये जो 0 डिग्री के ऊपर वाला क्या कहते हैं, जो 0 डिग्री है इसको ऊपर वाला क्या कहेंगे, इसको ऊपर वाला की सब क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध करेंगे। वैसे जो 0 डिग्री के नीचे वाला है इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिण गोलार्ध का है। देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखाएं हैं, 90 रेखाएं थी, ठीक है, 90 रेखा उत्तरी ध्रुव में। इसको लिख देते हैं सीधे उत्तरी गोलार्ध लिख देते हैं, ध्रुव नहीं लिखते, इसको उत्तरी गोलार्ध लिख देते हैं, ठीक। इसको भी लिख देते हैं दक्षिणी गोलार्ध, इसको दक्षिण गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखा है, 90 रेखा थी, ठीक है ना। अब दक्षिणी गोलार्ध में मतलब कि भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में कितना है, 90 रेखा है। अब 2 रेखाएं कौन थी ना, एक रेखा कौन थी, भूमध्य रेखा थी। एक रेखा कौन है, खुद भूमध्य रेखा। तो ये पूरा मिला के 181 रेखा हो गया। लेकिन क्या हो गया कि अब 2 रेखा, कौन रेखा, एक 90 डिग्री पे दक्षिण ध्रुव, एक 90 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव। ये जो है रेखा नहीं है, क्या है, बिंदु है। तो अगर बिंदु है तो इस बिंदु को क्या करें, घटा देंगे। तो 81 में से 181 में से 2 घटे कितना, 179 अक्षांश रेखा। तो कहने का मतलब आपको पूरे पृथ्वी पे कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, पूरे पृथ्वी पर जो आपको 179 अक्षांश रेखाएं मौजूद है। पूरे पृथ्वी पे कितनी अक्षांश रेखाएं मौजूद है, तो 179 अक्षांश रेखाएं क्या है, मौजूद है। अब देखिए ये अक्षांश रेखाएं हो गया, यही आपका क्या है, अक्षांश रेखा। तो एक बार देख लेते हैं अक्षांश रेखा क्या होती है। तो अक्षांश रेखा क्या होती है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पे क्या कहती है, तापमान बताने का काम करती है। जो पृथ्वी पे क्या कहती है, तापमान बताने का काम करती है। कोई पूछेगा कि अक्षांशीय रेखाओं का क्या काम है,
अक्षांशीय रेखाओं का क्या काम है? तो ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं ये पृथ्वी पे तापमान को निर्धारित करती है। किसकी निर्धारण करती है? तो तापमान की निर्धारण करती है। एक काम करते हैं, इसको समझ ही लेते हैं कैसे तापमान का निर्धारण करती है, ठीक है ना, समझ ही लेते हैं। अगर टॉपिक रहेगा तो हम अगले क्लास में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे तरह से समझना जरूरी है कि आखिर जो अक्षांशीय रेखाएं हैं तापमान को कैसे निर्धारित करती है, ठीक है ना। देख ले, समझ लेते हैं इसको। एक मैप हम इधर लेते हैं, ठीक है ना, एक मैप हम इधर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है ना। अब हम इसी में वैसे मतलब कि अपना पा लेते हैं। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिण ध्रुव हो गया। अब देखिए ये हो गया। आप देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ, इसलिए सिर्फ हम डिग्री देकर छोड़ देंगे। देखिए अब देखिए तापमान कैसे बतलाती है, क्योंकि हम देखिए हम लोग जानते हैं कि ये जो है रियल में क्या है, ऐसे नहीं है। अगर हम देखेंगे इसको, ठीक है ना, तो देखिए ये जो है सूरज, पर हम सूरज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सूरज की बात करते हैं। तो सूरज जो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा सूरज, आप लोग जानते हैं कि जो 0 डिग्री के आसपास ये जो भूमध्य रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा देखिए जब 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये जो भूमध्य रेखा की जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के आसपास की जो क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती है? एकदम लंबवत पड़ती है, एकदम लंबा पड़ती है, ठीक है ना। भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें क्या होती है? एकदम लंबा पड़ती है। क्यों लंबा पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर जो होता है सूर्य की जो किरणें होती है, सूर्य जो होता है ये भूमध्य रेखा के ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे क्या करती है? घूमते रहती है। कैसे घूमते रहती है? कैसे घूमते रहती है देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें जो होता है इसी के ऊपर नीचे क्या होती है? घूमते रहती है। जैसे कि हम देखेंगे, जब देखिए हमारा यहाँ क्या होता है कि आपको होता है 21 अब क्या होता है 21 मार्च, हाँ 23 सितंबर, ठीक है। देखिए 21 मार्च 23 सितंबर, देखिए यहाँ पर क्या है, एक दिन होता है 21 मार्च का दिन होता है, क्या होता है 21 मार्च का दिन होता है। और एक दिन होता है आपका क्या 23 सितंबर को होता है, ठीक है ना। और एक और दिन क्या होता है यहाँ पर, एक और दिन होता है यहाँ पर 23 जून, ना 21 जून, यहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है 21 जून हो गया। और एक जो होता है यहाँ पर 22 दिसंबर, आप लोग इस नाम को जरूर सुने होंगे, ये जो दिन है इसे आप लोग जरूर सुने होंगे, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो देखिए ये जो दिन है ना आपको दिख रहा है ना, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, यही जो दिन है ना, यही दिन के आसपास क्या होती है, मैं यही दिन के अगल बगल में क्या होती है, सूर्य जो होती है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या होती है? घूमते रहती है। अब देखिए कैसे घूमता है। 21 मार्च को सूर्य कहाँ रहता है? 21 मार्च को सूर्य कहाँ रहता है? भूमध्य रेखा पर। 23 सितंबर को सूर्य कहाँ रहता है? भूमध्य रेखा पर। क्या बोले हम? 21 मार्च को सूर्य कहाँ रहता है? भूमध्य रेखा पर। 23 सितंबर को सूर्य कहाँ रहता है? भूमध्य रेखा पर, ठीक है ना। अब 21 मार्च से देखिए, मार्च के बाद जून इधर आ रहा है, आता ना, सितंबर नहीं है, पहले जून आएगा ना, 21 के बाद मार्च के बाद पहले जून आएगा, फिर ना सितंबर आएगा, फिर ना दिसंबर आएगा। देखिए जैसे जैसे मंथ जाता है वैसे उधर जाना है। देखिए 21 मार्च के बाद किधर जाएंगे हम? जून आएगा पहले, तो पहले जून की तरफ जाएंगे। देखिए 21 मार्च से ना, 21 मार्च से 21 जून, 21 मार्च से 21 जून के बीच सूर्य कहाँ रहती है? सूर्य कहाँ रहती है? तो सूर्य की किरणें जो पड़ती है, मान लेते हैं यहाँ सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है ना। तो इसकी जो किरणें पड़ेगी कहाँ पड़ेगी? इस जगह पे पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ेगी। क्या बोले हम?
21 मार्च और 21 जून के बीच जो सूर्य की किरणें होगी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, नहीं क्या कर्क रेखा कर रहे हैं, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर लिख ही देते हैं इसको, लिखेंगे तो लिख ही देते हैं इसको, भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा कर्क रेखा कर्क रेखा। देखिए पहले इसको जाने, देखिए 21 मार्च को क्या होगी और 21 जून को क्या होगी। तो 21 मार्च को क्या होगी, सूर्य की किरणें क्या होगी, आपका 0 डिग्री पे होगी, मतलब भूमध्य रेखा पर होगी। तो जब 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर रहती है, जो सूर्य की किरणें एकदम क्या होती है, लंबवत पड़ती है, एकदम 90 डिग्री पे एकदम सीधे पड़ेगी। ठीक है ना। 21 जून को जो होगा ये भूमध्य रेखा पर तापमान जो होगा सबसे अधिक होगा। किस तारीख को, 21 जून को जो होगा भूमध्य रेखा पर तापमान क्या होगी, सबसे अधिक होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें एकदम क्या होती है, सीधे पड़ेगी। फिर क्या होता है 21 जून के बाद जो होता है सूर्य जो होता है उत्तर की ओर चलना चालू कर देता है। उत्तर मतलब ऊपर के ऊपर उत्तर है, पढ़े ना, उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ पर देखिए पढ़े कहाँ, उत्तरी गोलार्ध, देखिए उत्तरी गोलार्ध है मतलब ऊपर की ओर, दक्षिणी गोलार्ध है मतलब दक्षिण की ओर। तो ये क्या कहती है, 21 मार्च के बाद जो सूर्य जो होती है उत्तरी गोलार्ध की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। और जब उत्तरी गोलार्ध की ओर चलना प्रारंभ कर देती है तो यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या होती है, ये पहुँचती है 21 जून को कहाँ पहुँचती है, कर्क रेखा पर। 21 जून को क्या होती है, कर्क रेखा पहुँचती है। देखिए हम लोग कौन लोग हैं, बिहार के लोग हैं। ठीक है ना, बिहार के लोग हैं। देखिए बिहार के लोग क्या होता है कि बिहार के लोग जब देखेंगे या फिर उत्तर प्रदेश के लोग देखेंगे कि 21 जून के जो दिन होता है, 21 जून के आसपास का दिन, 21 जून के आसपास करने में 21 जून के एक आध सप्ताह आगे, एक आध सप्ताह बाद का जो दिन होता है, यहाँ पर बिहार उत्तर प्रदेश में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, क्योंकि जो कर्क रेखा है बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एकदम करीब से पास करता है। हम देखेंगे कर्क रेखा कहाँ से पास करता है भारत में, तो देखेंगे कि बिहार आपका मध्य प्रदेश के बीच से पास करता है, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के करीब से पास करता है। तो 21 जून के दिन क्या होता है, सूर्य कहाँ पहुँच जाता है, आपको कर्क रेखा पहुँच जाता है। क्या पहुँच जाता है, आपको कर्क रेखा पहुँच जाता है। अब देखिए 21 जून, अब देखिए एक और बात है यहाँ पर, मार्च और जून। देखिए 21 मार्च से चलना प्रारंभ कर देता है। देखिए 21 मार्च को हमारे यहाँ क्या रहता है, बिहार मतलब उत्तर भारत में, तो 21 मार्च को जो हमारे यहाँ रहता है ठंडा खत्म होता है, गर्मी का आगमन होता है। ठीक है, क्या होता है, देखिए अब वही पता चलेगा कि मौसम कैसे बदलता है। देखिए 21 मार्च को क्या होता है, हमारे यहाँ ठंडा कम होगा। ठीक है ना, और ठंडा एकदम नगण्य हो जाता है, और क्या होता है, गर्मी प्रारंभ हो जाता है, गर्मी प्रारंभ। अब क्यों ठंडा कम होकर गर्मी प्रारंभ होता है, क्योंकि 21 मार्च से पहले जब हमारे यहाँ ठंडा था, क्योंकि 21 मार्च से पहले जब हमारे यहाँ ठंडा था तो सूर्य कहाँ था, दक्षिणी गोलार्ध में था। कहाँ था, इस इलाका में था। तो जब इस इलाका में सूर्य है तो सूर्य किरणें क्या होगी, हमारे तरफ नहीं पहुंचेगी। तो जब सूर्य किरणें हमारे यहाँ नहीं पहुंचेगी उत्तरी गोलार्ध करके, हम तो यहाँ हैं, देखिए हम लोग कहाँ हैं, तो हम लोग देखिए यहाँ हैं। हम लोग कहाँ हैं, देखिए हम लोग कहाँ हैं, यहाँ हैं। तो बताइए जब सूर्य अगर दक्षिणी गोलार्ध में रहेगी, मतलब कि यहाँ 0 भूमध्य रेखा और यहाँ जो मकर रेखा है, मकर रेखा के बीच रहेगी, मकर रेखा के बीच रहेगी। जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा मकर रेखा के बीच रहेगी, तो क्या बताइए जो सूर्य की जो किरणें है, सूर्य किरणें जो है क्या उत्तरी गोलार्ध में जाएगी, नहीं जाएगी। जब सूर्य किरणें उत्तरी गोलार्ध में नहीं जाएगी, तो जब सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो हमारे यहाँ ठंडा रहेगा। और जब सूर्य जो होगा आपका उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा तो हमारे यहाँ तब क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा आ जाएगा। ठीक है, तो वही देखिए, तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर 21 मार्च से क्या होता है, हमारे यहाँ ठंडा खत्म और गर्मी प्रारंभ होता है। और जब से 21 मार्च से सूर्य जो होता है उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, 21 मार्च से लेकर 21 जून तक बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती चल जाती है। क्या होती है, 21 मार्च से लेकर 21 जून तक हमारे यहाँ गर्मी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना। और 21 जून को क्या है, हमारा सूर्य जो होता है 21 जून के एकदम हमारे सिर पे आ जाता है, मतलब जहाँ कर्क रेखा है, कर्क रेखा के एकदम ऊपर आ जाता है, हमारे यहाँ बहुत अधिक गर्मी होता है। फिर 21 जून के बाद फिर जब 22 जून आएगा तब फिर 22 जून के बाद फिर सूर्य जो है इधर की ओर चल देगा। ठीक है, 22 जून के बाद फिर क्या होगा, सूर्य जो है लौटने लगता है। और जब सूर्य लौटने लगेगा तो उसके आसपास के समय मतलब क्या सप्ताह क्या रहेगा, फिर क्या मतलब समान तापमान रहेगा, मतलब जो 21 जून के दिन तापमान रहेगा वही गर्मी रहेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जब आपका यहाँ से कर्क रेखा से क्या होगा, सूर्य फिर क्या दक्षिण की ओर जाना चालू करेगा, तो क्या होगा, हमारे यहाँ गर्मी थोड़ा सा कम होते जाएगी। और कमते कमते क्या होगा, 23 सितंबर का दिन आएगा, 23 सितंबर जो क्या हो जाएगा, सूर्य फिर क्या हो जाएगा, फिर भूमध्य रेखा पहुँच जाएगा।
23 सितंबर को सूर्य क्या हो जाएगा, फिर भूमध्य रेखा पहुंच जाएगा। जब 23 सितंबर को भूमध्य, तो देखिए हमारे यहाँ 23 सितंबर को क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में, ना उत्तरी भारत में, तो 23 सितंबर को देखते हैं कि हमारे यहाँ गर्मी खत्म हो जाता है, हल्का हल्का क्या होती है, ना ज़्यादा गर्मी होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। क्या होता है 23 सितंबर के दिन हमारे यहाँ क्या होता है, ना ज़्यादा गर्मी होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। जैसा मार्च में 21 मार्च के दिन था ना, वैसे क्या 23 सितंबर के दिन आ गया। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ मतलब कि उत्तरी भारत में क्या है, आपको ठंड गर्मी कब पड़ती है, तो 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर के बीच में क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। कैसे, 21 मार्च से लेकर 21 जून तक जाती है और 21 जून से लेकर 23 सितंबर के बीच में लौटती है। तो जाते समय और लौटते समय तक मतलब कि 3 महीना, मतलब यहाँ पर क्या, जो जाने में लग गया समय और जो आने में लग गया समय, ठीक है ना। और वो इतने समय में क्या होती है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में मतलब उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस भारत के और इस क्षेत्र का जो भी हिस्सा दुनिया में है, सभी जगह क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब उसी तरह जैसे हम उत्तर में देखेंगे वैसे क्या दक्षिण में देखेंगे कि 23 सितंबर को आपको क्या होती है, सूर्य कहाँ होती है, आपका यहाँ पर होती है, ठीक है। 23 सितंबर को सूर्य कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। देखिए जब भूमध्य रेखा से अभी दक्षिण की ओर चलना चालू करेगी, ठीक है, जब भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर चलना चालू करेगी तो क्या होगा, अब जो गर्मी 21 मार्च से लेकर के 21 जून तक, ठीक है, फिर 21 जून से 23 सितंबर तक कहाँ रहा था, उत्तरी गोलार्ध में रहा था, वही गर्मी क्या हो जाएगा, आप कहाँ आ जाएगा, 23 सितंबर से 22 दिसंबर के बीच में कहाँ आ जाएगा, आपका दक्षिणी गोलार्ध में आता है। देखिए बताइए, तो दिसंबर में हमारे यहाँ क्या होता है, ठंडा होता है, मतलब उत्तरी भारत इलाका में क्या है, उत्तर भारत के इलाका में दिसंबर 22 दिसंबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। देखिए 22 दिसंबर को उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा ठंडा क्यों होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को जो सूर्य जो होता है हमारे इलाके से बहुत दूर होता है। 22 दिसंबर को जो सूर्य होता है हमारे कर्क रेखा का जो इलाका है उससे क्या होता है, बहुत दूर होता है। इस दूरी के कारण ही क्या होता है, हमारे यहाँ ठंडा पड़ता है तो यहाँ गर्मी पड़ता है, हमारे यहाँ ठंडा पड़ता है तो यहाँ गर्मी पड़ता है। अब जैसे हम लोग समझे कि 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर के बीच में यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगा, वैसे ही है कि यहाँ 23 सितंबर से लेकर के 21 मार्च के बीच में क्या हो जाएगा, इस इलाका में क्या करेगा, आपको गर्मी पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ जो अक्षांश रेखाएं कैसे बतलाती है तापमान को। क्योंकि यहाँ पर देखिए यही दो ही रेखा था ना, इसके 0 और 23 के बीच में 22 रेखा है। अब 22 रेखाओं के तापमान अलग अलग रहेगा। जब 0 डिग्री पर सूर्य रहेगा तो वहाँ अधिक तापमान रहेगा, जब 1 डिग्री पर सूर्य आएगा तो वहाँ पर अधिक तापमान होगा, जब 2 डिग्री पर आएगा तो 2 डिग्री पर अधिक तापमान होगा। तो ये क्या कहती है, तापमान को बताती है। अब समझ में आ गया कि कैसे तापमान को बतलाती है, एक बार समझ लेते हैं कि जब सूर्य की 21 मार्च को कहाँ रहेगा, भूमध्य रेखा पर रहेगा। 21 मार्च से 21 जून तक क्या हो जाएगा, सूर्य जो उत्तरी गोलार्ध में जाते हुए रहता है, और जब जाते हुए रहेगा तो गर्मी बढ़ते जाएगा। फिर जब 21 जून से 23 सितंबर के बीच में क्या हो जाता है, सूर्य जो होता है लौटते हुए रहता है, तो लौटते समय क्या होगा, गर्मी घटेगा। और घटते घटते 23 सितंबर को क्या होता है, उत्तर भारत से मतलब उत्तरी ध्रुव से नहीं, क्या उत्तरी गोलार्ध से क्या होता है, सूर्य हटे जाता है और चल जाता है दक्षिण गोलार्ध में। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में चल जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या ठंडा पड़ेगा। अब उसी तरह से अब दक्षिण गोलार्ध में आएंगे तो 23 सितंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच में यहाँ गर्मी पड़ता है, ठीक है ना। अब 22 दिसंबर से लेकर अब क्या गर्मी के यहाँ पर गर्मी बढ़ते रहता है। अब 22 दिसंबर से 23 सितंबर के बीच में क्या होगा, गर्मी घटते रहेगा, क्योंकि फिर क्या फिर सूर्य लौटेगा 22 दिसंबर से 23 क्या 21 मार्च के बीच में। 22 दिसंबर से 21 मार्च के बीच में क्या सूर्य लौटेगा, फिर गर्मी घटेगा, और घटेगा तो फिर जब सूर्य जो था फिर उत्तरी गोलार्ध में चल जाएगा तो फिर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और यहाँ ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगा तो दक्षिण गोलार्ध में ठंडा पड़ेगा, और जब दक्षिण गोलार्ध में ठंडा पड़ेगा तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा क्या अक्षांशीय रेखा, ये है हमारा क्या है अक्षांशीय रेखा है, जिससे आज हम क्या है समझ गए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आप देखिए भारत के बीचों बीच से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है, इससे हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम देख लेते हैं कि देखिए 21 जून और 23, इसको हम लिख लेते हैं पॉइंट बनाकर 21 जून ना, ऐसे लिखना 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण कहाँ पड़ती है, तो भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, ठीक है ना। अब देखिए लंबवत पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ अधिक
गर्मी पड़ेगा। ठीक, जिसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक गर्मी पड़ेगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है ना। अब वही देखते हैं 21 जून को, 21 जून को। ठीक है ना, 21 जून को, 21 जून को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण इस दिन कर्क रेखा पर अधिक गर्मी पड़ेगी। क्या होगी, अधिक गर्मी पड़ेगी। और इसी दिन को 21 जून को क्या हो जाएगा, कर्क रेखा पर अधिक गर्मी पड़ेगी। ठीक है, कर्क रेखा यहाँ पे लिख देते हैं, 1 मिनट, कर्क रेखा और उत्तरी गोलार्ध लिख देते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा और उत्तरी गोलार्ध में अधिक गर्मी पड़ेगी। ठीक है ना। और इसी दिन 21 जून को लेकिन 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में अधिक ठंडा पड़ेगा। अब अधिक ठंडा क्यों पड़ेगा कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, सूर्य की किरणें नहीं रहती है, क्योंकि सूर्य अनुपस्थित रहती है, क्योंकि सूर्य अनुपस्थित रहती है, क्योंकि सूर्य क्या रहती है, अनुपस्थित रहती है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, 21 क्या है, 21 आपका मार्च 21 जून। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 23 सितंबर, 23 सितंबर ऐसा पढ़ लिए। अब क्या है, एक और बच गया है हमारा, एक और बच गया है, कौन, 22 दिसंबर बच गया है। ठीक है ना, 22 दिसंबर बच गया। तो 22 दिसंबर क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर को सूर्य की किरण दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर रहती है मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है और लंबवत पड़ती है, जिसके कारण इस दिन को
दक्षिण गोलार्ध में अधिक गर्मी पड़ता है, जबकि लेकिन सूर्य की उत्तरी गोलार्ध में अनुपस्थिति के कारण, सूर्य की उत्तरी गोलार्ध में अनुपस्थिति के कारण उत्तरी गोलार्ध में अधिक ठंडा। तो ये क्या हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो गया। इसको यहाँ लिख देते हैं, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको, ये सब घटनाएं होती है, ये जो अक्षांश होती है, जो अक्षांश, ठीक है ना, इस अक्षांश के कारण जो है इतनी सारी घटनाएं क्या होती है हमारे पृथ्वी पे घटती है। इस अक्षांश रेखाओं के कारण जो है इतनी सारी घटनाएं क्या होती है हमारे पृथ्वी पे क्या होती है, घटती है, जो कि आज हम समझ लिए। हमारा जो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार टॉपिक है, उसमें क्या हम अक्षांश समझ रहे हैं, कल हम देशांतर समझेंगे और उसके बाद समझेंगे भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है। तो आज हम अपने क्लास को यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है ना। अब हम इससे आगे जो देशांतरीय विस्तार क्या है हम अगले क्लास में पढ़ें।